मैं विकास पांडे न्यूज़ आउटलुक चैनल्स में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और चुनावी 2022 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास में कार्यरत हो चुके हैं और 10 मार्च में, आगामी 10 मार्च को ये डिसाइड होगा कि कानपुर की सफलता किस पार्टी के हाथ में जाएगी। आइए इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक अतुल अग्नोत्री जी, जो विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पर कार्यरत भी हैं और गोविंद नगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहूँगा, अतुल अग्नोत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपने मुझे इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक मंच प्रदान किया। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तत्पश्चात जैसा कि आपने कहा कि ये जो समय है वो चुनावी सरगर्मियों का समय चल रहा है, तो हम भी अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो हम लोग कार्यरत हैं और जो कार्य हमें नेतृत्व की तरफ से दिया जाता है वो हम लोग उस तरीके से करते हैं। बाकी चुनावी सरगर्मियों में ये जो कार्य हैं उनको हम लोग डिजिटल मीडिया एवं घर घर जन जन जाकर भी अपना संपादित कर रहे हैं। बाकी अगर किसी विशेष मुद्दे पर आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया अतुल जी, आपने इस पक्ष को बहुत ही शालीनता से मेरे सामने बताया। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी पार्टी में आप जिस पद पर इसमें आप कार्यरत हैं, मतलब जो आपको संचालन दिया गया है पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का, उसका मेन उद्देश्य क्या है पार्टी के दृष्टिकोण से? देखिए विकास जी, प्रबुद्ध शब्द जो है, पहले मैं प्रबुद्ध का तात्पर्य आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। प्रबुद्ध वो हर व्यक्ति है जो अपने विचारों से, अपने कार्यों से अपने समाज को पोषित करे, सिंचित करे। उसके कार्य, उसकी क्रियाविधि, वो जिस क्षेत्र में भी कार्यरत है, लेकिन उसके विचार ऐसे हैं कि वो अपने विचारों से और अपने कार्यों से अपने समाज के लिए कुछ कर सके, तो वो हमारी और हमारी पार्टी के दृष्टिकोण में वो व्यक्ति एक प्रबुद्ध है। और हम भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के तहत काम करते हैं और वो विचार ही एक ऐसा शब्द है और यह ऐसी सोच है, क्योंकि सोच व्यक्ति की कभी मरती नहीं, वो अनंत समय तक अनंत ब्रह्मांड में वो चलती रहती है। और इस सोच का ही नतीजा है कि हम आज माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों की वजह से हमारा समाज और हमारा देश यहाँ तक पहुँच पाया है। और दिन पर दिन हम लोग प्रतिदिन उन्नति ही करेंगे उनकी सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से। तो प्रबुद्ध का तात्पर्य मेरे हिसाब से अब आप कुछ समझ पाए होंगे। जिस तरह आपने बताया कि आप योगी और मोदी जी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2022 का चुनाव, वो चुनाव किस दृष्टिकोण से आपकी पार्टी लड़ेगी, उसमें विभिन्न मुद्दे क्या होंगे और उन विभिन्न मुद्दों में उसमें जो मुख्य मुद्दा होगा वो सिर्फ हिंदुत्व पे ही आधारित होगा या विकास पर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि अभी आप डिजिटल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि विपक्ष को हमारे पास हिंदुत्व का मुद्दा है और सुरक्षा का मुद्दा है, किंतु बेरोजगारी के विषय में बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और रोजगार के विषय में बात नहीं करते हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मैं ये देख रहा हूँ इस बात को अभी तक किसी ने एनालाइज क्यों नहीं किया। अगर आप माननीय योगी जी के कार्यकाल को 2017 से लेकर 2022 तक देखें तो जितनी भर्तियां गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं विकास जी, गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो जिसमें प्राथमिक संवर्ग हो, माध्यमिक संवर्ग हो, उच्च शिक्षा का संवर्ग हो, जितनी भर्तियां इस शासनकाल में हुई हैं वो नहीं हुई हैं। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस का क्षेत्र हो, आप किसी भी विभाग में देखिए। आप 2017 से पहले पीसीएस की परीक्षा होती थी, मेरे कई मित्र पीसीएस अधिकारी भी हैं, एक परीक्षा
को संपूर्ण कराने में 3 से 4 वर्ष निकल जाते थे। 2015 की परीक्षा का रिजल्ट 2019-2020 में अगर आया होता, अगर पिछली सरकारें होती, किंतु माननीय मोदी जी और योगी जी की का जो विजन है उसके तहत एकदम समय पर परीक्षा होती है, समय पर रिजल्ट आता है। आप 4 साल में देखिए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई परीक्षा में व्यवधान नहीं हुआ। हाँ, एक परीक्षा में व्यवधान हुआ, टीईटी वाली, मैं उसको कहूंगा, लेकिन इतने कार्यकाल में, 4 सालों के कार्यकाल में अगर एक व्यवधान हुआ तो वो कोई बहुत बड़ी चीज उसको नहीं मानता हूं मैं। लेकिन आप अगर भर्तियों पर नजर डालें तो जितनी भर्तियां इस शासनकाल में और जितना रोजगार माननीय योगी जी ने दिया है उतना किसी ने भी नहीं दिया। और अगर दिया भी है पूर्ववर्ती सरकारों में, आप सपा और बसपा की सरकार में देखिए, तो आप केवल और केवल विशेष वर्ग को लाभ, विशेष वर्ग में भी विशेष लोगों को लाभ पहुंचा है। तो माननीय योगी जी और मोदी जी का जो विजन है उसके तहत हमारा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ काम करता है। और उसके तहत ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को आप पुरजोर तरीके से अपने चैनल के माध्यम से रखें कि जितनी भर्तियां और रोजगार माननीय योगी जी ने प्रोवाइड किया है उतना किसी भी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में प्रोवाइड नहीं किया। और हम विकास और रोजगार के मुद्दे पर ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, ये सारे मुद्दे इस समय मीडिया में और आम जनमानस में व्यापक रूप से चर्चित हैं, किंतु इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ विकास जी आपसे इस मुद्दे पर ही बात करूंगा, रोजगार और विकास के। अब विकास की बात मैं करता हूं। इसी कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में आपको मेट्रो की सौगात मिली। मेट्रो जो कि एक दूरगामी प्रोजेक्ट होता है, जिसको विभिन्न मेट्रो सिटीज में लॉन्च होने में काफी समय 3-3, 4-4 साल लग जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में ये 2 वर्षों में कार्य रूप हो गया। आप 2 मेट्रो चलती है यहां पर। एक पुल को जिसको बनने में 10 से 15 वर्ष लगते थे, वहां पर मेट्रो जैसी परियोजना अगर 2 वर्ष में मूर्त रूप हो रही है तो आप और क्या लेंगे और क्या चाहते हैं। मेरे पिताजी को अभी 15 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ, माइनर हार्ट अटैक। इसके पहले भी एक बार हुआ था। मैं कार्डियोलॉजी लेके गया, मैं एक साधारण जनमानस बनकर गया। मैंने वहां की व्यवस्था देखी, वहां की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन है विकास जी। जहां पर पहले चिकित्सा के उस क्षेत्र में, वहां उसी संस्थान में एक आम जनमानस को सुनवाई के लिए दर दर भटकना पड़ता था, अब वहां अपने आप सुनवाई हो रही है। और तो और मैं आपको अपने पिताजी से भी मिलवा सकता हूं, वो इतने खुश हैं कि इस योगी सरकार में ऐसा कार्य हो रहा है, ये तो एक आश्चर्य की बात है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सफलता है प्रदेश की सरकार की। बाकी आपने राम मंदिर, जिसको कि विपक्ष हमारा कहता था कि मुद्दा है, राम मंदिर बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उसको भी मूर्त रूप कर दिया, धारा 370 को हटा दिया। तो आप देखिए, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए वो 70 से 80% तक मूर्त रूप में साकार हो चुके हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अतुल जी, आपने अपनी सरकार का पक्ष रखा और रखना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठता है, जो पिछली सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों का योगदान आप कितना मानते हैं? देखिए, पिछली सरकारों का अगर योगदान की बात करें तो एक्सप्रेसवे दिया गया, मैं उसको नकारूंगा नहीं। लेकिन क्या हमारी सरकार ने कितने एक्सप्रेसवे दिए, कितने हवाई अड्डे बनवाए, आप ये क्यों नहीं मानते हैं? आपका प्रश्न है कि पिछली सरकारों को कार्यों को रिकॉग्नाइज करना अथवा नहीं। तो जो उनके कार्य हैं, हम प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम पूरी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तत्पश्चात बात करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने जो एक्सप्रेसवे बनवाया उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्रेसवे बनवाने में जो उनके रिश्तेदार थे उनको ही ज़मीन दिलवाई गई, आसपास ऊंचे दामों में बेची गई। तत्पश्चात जो ठेके मिल रहे हैं वो भी एक विशेष लोगों को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अखरती थी। अब मुझे हालांकि एक प्रबुद्ध होके ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी, आपने इस मंच पर मुझे इस तरह प्रश्न पूछा है तो मैं बिल्कुल उसको कहूँगा कि हम अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उस वर्ग विशेष का जो उन पर विश्वास था वो उठ चुका है। क्योंकि अगर आप पिछला देखें तो सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारी
अंतर से परास्त किया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा ओबीसी समाज है या और दलित समाज है, वो हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो चुका है। और उस क्योंकि वो कह रहा है, मैं एक साधारण जनमानस से, चाय वाले से, भुट्टे वाले से और एक साधारण मजदूर से बातचीत करता हूं, तो मैं उससे पूछता हूं कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप तकलीफ की बात करेंगे तो मैं यही बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकारों में जो मलाई काट रहे थे, केवल और केवल तकलीफ उन्हीं को है। और वही एक भ्रामक प्रचार डिजिटल माध्यम से एज वेल एज आम जनमानस को वो जैसे भी चला रहे हैं, वो भ्रामक प्रचार चला रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों और कामों को ये जनता स्वीकार कर रही है। और ये आगामी 10 मार्च को पता चल जाएगा, जब क्योंकि ऐसा हमारा विजन है, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि माननीय योगी जी उस दिन भारी मतों से जीतेंगे और वही दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब आप प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं और गोविंद नगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं, और इन सब से कहीं ऊपर आप एक अध्यापक भी हैं और तकनीकी अध्यापक हैं, मतलब आप एक इंजीनियर भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं एक अध्यापक की समाज के प्रति जिम्मेदारी भी होती है, वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप निभा रहे होंगे, शिक्षा के माध्यम से या अन्य विशेष कारणों से। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये आपसे है, जो अभी भी कहीं ना कहीं कानपुर जैसी शहर में एक बेरोजगारी, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक नगरी बोला जाता है और जहाँ पे बहुत सारी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज उन मिलों में जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जो लोगों में बेरोजगारी का एक आलम है, उस बेरोजगारी को लेके क्या किसी सरकार ने, या आप अपनी सरकार के विषय में, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या उन्होंने कोई ऐसा तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ इस तरह के डेवलपमेंट उद्योग किए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके कानपुर में या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि यहाँ से पढ़ने वाला बीटेक या एमबीए छात्र वो बाहर जाता है, तो ऐसी क्या कोई व्यवस्था है आपके यहाँ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विकास जी आपने। अभी आपको पता नहीं ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है कि कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में ही एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ तक आपको पता होगा मुझे लगता है। तो उस डिफेंस कॉरिडोर से लाखों रोजगार सृजित होंगे, और जो वो रोजगार सृजित होंगे वो हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लोग ही उनसे लाभान्वित होंगे। उन रोजगार को करने कोई अमेरिका इंग्लैंड से नहीं आएगा विकास जी, निश्चित तौर पर प्रदेशवासी ही लाभान्वित होंगे। और इतनी बड़ी दूरगामी योजना किसी अन्य पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं चलाई। हाँ, आपने ये जरूर कहा कि जो हमारा एक समय में जो कानपुर क्षेत्र है वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, जिससे कि कई रोजगार थे और यहाँ पर हर तरह के व्यक्ति का सर्वाइवल बहुत आसान था। तो नो डाउट अब वो बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मिलें बंद हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिलें ज़रूर बंद हुई हैं, तो कुछ अन्य स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है हमारी दादा नगर की, पनकी परिक्षेत्र की, वो अभी भी फल फूल रही है और उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो और समय के साथ बेहतर होंगी, ऐसा मैं स्वयं विश्वास करता हूँ। और मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर, माननीय मोदी जी और योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, और निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर होंगी। और अतुल अग्निहोत्री जी, एक चीज़ और, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ, आप यूथ को कोई संदेश देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं यूथ को बिल्कुल ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा युवा वर्ग आज, अगर आप गौर करें तो हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरे दुनिया का सबसे युवा देश है। लेकिन कुछ वर्षों में देखिए, ये हमारा जो युवा देश है, निश्चित तौर पर जो हमारे नवयुवक और किशोर वर्ग हैं उनको ये बात समझने की आवश्यक है कि हम विकासशील देश से विकसित राष्ट्र कैसे बने। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एक दशक में जो नई पीढ़ी आती है वो अपनी पुरानी पीढ़ी से 10 गुना तेज होती है, किंतु उसके पास 10 वर्ष का अनुभव नहीं होता है अपनी पुरानी पीढ़ी से। तो जो भी नवयुवक आ रहा है वो अपनी उस तेजी के साथ जो पुराने लोग हैं 10 वर्ष 20 वर्ष के, उनके अनुभव को मिलाकर अपनी सोच को ऐसा बनाएं
कि हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज को उन्नति मिले, और मेहनत मेहनत उनको करनी है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा युवक है, आज का युवा वर्ग है, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इस लोकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं फंसना है, अपना समय सोशल मीडिया पर नहीं बर्बाद करना है। ये मैं आपको विकास जी बता रहा हूँ, ये पश्चिम के देशों की एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश के युवकों को तबाह करने की। क्योंकि किसी भी देश को अगर तबाह करना है, क्योंकि पाश्चात्य शक्तियाँ भी लगी हुई हैं, चाइना भी लगा हुआ है, कि वो हमारे देश को इस तरह डाइवर्ट करना चाहता है। तो मेरी यूथ से अपील है कि वो अपना समय टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करें, लेकिन समय व्यर्थ ना करें। 90 का दशक का जो युवा था, 90 से लेकर 2010 तक का, उसमें एक अथाह ऊर्जा मैं देखता था। 2010 के युवक, 2010 के बाद के जो युवक हैं, उनमें कहीं ना कहीं मैं ऊर्जा में कमी देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपने ध्यान से, अपने उद्देश्य से, अपने एम से भटक रहे हैं। तो मेरे युवा वर्ग से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना उद्देश्य बनाएं और उसमें सफल हों। धन्यवाद। धन्यवाद अग्निहोत्री जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो तथ्य आपको रखने थे वो आपने रखे, और अन्य तथ्य भी पूछे, आपने बड़े शालीनता से उसका आंसर दिया। और समय समय पर इसी तरह से मैं आपसे आंसर्स पूछता रहूँगा, जनता से संबंधित क्वेश्चन से आपसे पूछता रहूँगा, क्योंकि ये चैनल इसी माध्यम से जनता तक उत्तर प्रदेश का विकास और कानपुर का विकास कहीं ना कहीं चाहता है। विकास पांडे, न्यूज़ आउटलुक। नमस्कार।